कार्डिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्शन जो नॉर्मल है, जिस तरह हमने एब्डोमेन में कहा था कि एब्डोमेन में हम कुछ चीजें की चेंज कर देते हैं सीक्वेंस को। इंस्पेक्शन के बाद अस्कल्टेशन के बाद परकशन और फिर पल्पेशन। लेकिन इसमें सीक्वेंस सेम होंगी, इंस्पेक्शन होगी, पल्पेशन होंगे, परकशन होंगे, अस्कल्टेशन। लेकिन एक बात याद रखिए कि हार्ट में हम नॉर्मली परकशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम चेस्ट एक्सरे से भी हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि कार्डिक मेगेली है या नहीं है। तो दैट्स वाई इसकी नीड नहीं है। फिर भी अगर आप बजट हो कि नहीं मुझे करना है, तो जो रेजोनेंस साउंड जब चेंज हो जाएंगे डलनेस को, तो इट्स मीन दिस इज द हार्ट, तो वहां पे आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली नहीं करते। ठीक है, इंस्पेक्शन में वही पुरानी चीजें हम देखेंगे, बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। हम कलर देखेंगे, हम जो है कोई ट्यूमर देखेंगे, कोई जो है मतलब स्कार देखेंगे, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, कोई एडिमा तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई लेजन तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, कोई इंटरनल ब्लीड तो नहीं है, ये सारी ब्राउज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम उसमें देख लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में स्किन को अगर आपने देखना है, स्किन में क्या देखना है, स्किन कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, कैपिलरीज रिपेयर नॉर्मली कितने हैं, 2 सेकंड तक। ठीक है, अगर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक है तो दिस इज द मॉडरेट, अगर मोर देन 2 सेकंड है तो सीवियर। और ये किस चीज के लिए हम चेक करते हैं? यस सर, साइनोसिस को चेक करते हैं कि पेशेंट साइनोटिक तो नहीं है। ठीक है, और टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं स्कैन में। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इंस्पेक्शन से आप चेक कर सकते हैं? आप उसको टच तो नहीं करें इंस्पेक्शन में, तो हम पल्पेशन जी कलर से, हाँ या देख, ये है क्लबिंग तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी जो 2 पेनकर है, जो भी आप ले सकते हैं, इसको जो एंगल है आप देख ली, उसमें एक होल जैसा है यस सर, इसकी नॉर्मल एंगल कितनी होनी चाहिए? 160 तक। अगर 160 से इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या है? क्लबिंग क्या शो करते हैं कि डियर इज हार्ट प्रॉब्लम है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पेशेंट साइनोटिक है। ठीक है, क्लियर? स्प्लेंटर हेमरेज, ये देख जो बिल्कुल वाइटली वो बन जाती है उसमें, उसको कहते हैं स्प्लेंटर हेमरेज। ये क्या है? एनीमिया। कहाँ से हम चेक करते हैं? जी, डेंटल कैरीज है, ठीक है, और सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है, ओवर द लेफ्ट। ठीक है, अगर सेंट्रल साइनोसिस है तो इट्स मीन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हार्ट और द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर पेरिफेरल साइनोसिस है, सो मे बी द कंडीशन इज समथिंग फ्रॉम, यू कैन से दिस इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, आप बर्फ में अभी कभी आप चल तो बर्फ की वजह से आपकी जो फीट से या आपकी जो हैंड से वो साइनोस हो जाती है या नहीं? तो दिस इज नॉट ड्यू टू द कार्डिक या रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। लेकिन जो सेंट्रल साइनोसिस है ना, सेंट्रल साइनोसिस जो चेहरा है इसकी इर्द गिर्द, चाहे उसकी आइस हो, चाहे उसके लिप्स हो, चाहे म्यूकोजा हो, उस अगर वहां पे साइनोसिस है तो एट्स मीन की दिस इज अ या ठीक है। हाँ, पेरिकार्डियल मोमेंट क्या होते हैं? पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में रख देते हैं, पेशेंट के हेड को थोड़ा एलिवेट करते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, पेरिकार्डिक मोमेंट आपके पास लाइटिंग ऐसे होनी चाहिए जो आप उसको देख सके, विजिबल हो। हाँ, या देख, ये आगे मैं 2-3 चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होंगे हैविंग लेफ्ट, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली हम डिस्कस करना पड़ेगा हमें। हैव्स ऑफ लेफ्ट, चलो आगे आ रहे हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं फिर प्रैक्टिकली। ठीक है, पल्पेशन क्या है कि पल्पेशन में हम क्या करते हैं कि व्हेन यू आर टचिंग समवन ऑन द
आप आपके हैंड के थ्रू, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या मालूम करते हैं, आपको पता है कि हमने कहा था कि दो टाइप की पल्पेशन है, सुपरफिशियल पल्पेशन है और डीप है। अगर 30 सेंटीमीटर से जो है आपकी प्रेशर लो है, बिलो है, तो इट्स मीन दिस इज सुपरफिशियल। अगर आप डीप जा रहे हैं तो दिस इज डीप पल्पेशन। किसी ऑर्गन के साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए, लीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्किन मॉइस्ट है, ड्राई है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पल्पेशन करते हैं, ठीक है। सो इन पल्पेशन द पेरिकार्डियम वी नोट द फॉलोइंग। पल्स हम नोट करते हैं, एपेक्स बीट, हैविंग और लेफ्टिंग और ट्रेल, ठीक है। ये क्या है? पल्स, पल्स तो आप चेक कर सकते हैं ना, कौन कौन से ऐसे एरिया है? टेम्पोरल है, कैरोटिड है, एक्सियल है, ब्रेकियल है, रेडियल है, फेमोरल है, और तकरीबन 9 ऐसी रीजन है जहां पे हम इजीली हम उसको पल्पेट कर सकते हैं। एपेक्स बीट जो आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टर है, कहाँ? फिफ्थ इंटरकोस्टर, वहां पे आप जो फिंगर है, आप वहां पे अपना फिंगर रखोगे तो वहां पे अगर आपको फील्स हो रही है पल्स, जो जिसको कहते हैं एपेक्स बीट, ठीक है। अगर वहां पे आपको फील्स हो रहे हैं, नॉर्मली ये नहीं होते, लेकिन अगर कोई स्टेनोसिस है या कोई आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन किस कंडीशन को कहते हैं। हैविंग और लेफ्टिंग क्या है? जिस तरह एपेक्स पल्स यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, आप हार्ट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप अपना फिंगर रखोगे ना तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये ऊपर आएंगे और डायस्टोल के साथ ये नीचे जाएंगे। नॉर्मली ये नहीं होते, लेकिन अगर वेंट्रिकल कोई हाइपरट्रॉफी है या वगैरह तो उसमें ये होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हैविंग लेफ्ट। ट्रेल क्या है? ट्रेल ये है ना कि आप अपनी फॉर्म जो हैंड है ना, पेशेंट के जो हार्ट है उस पर ऐसे तरह रखोगे कि जो चारों 4 वाल से उसको कवर करे, चाहे वो एओर्टिक वाल हो, पल्मोनरी वाल हो, या बाइकस्पिड वाल हो, या ट्राइकस्पिड वाल हो। तो आपको क्या फील होंगे? वाइब्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेल। नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर स्टेनोसिस है, जो वाल्स है उसमें स्टेनोसिस है और उससे जब ब्लड बहुत फोर्सफुली गुजरते हैं ना, तो वहां पे ये एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको ट्रेल कहते हैं, ठीक है। आप देख ये पल्स में हम क्या देखते हैं, ये पल्स के साइट है, टेम्पोरल है, कैरोटिड है, ब्रेकियल, रेडियल, फेमोरल, प्लेटल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? साइट। हम क्या चेक करते हैं? रेट में हम चेक करते हैं कि नॉर्मल अगर 60 से 100 है तो जैसे नॉर्मल, 60 से बिलो है ब्रेडिकार्डिया, 100 से अबव है टेकिकार्डिया। इसी तरह रेंडम में हम देखते हैं कि रेगुलर है या इर्रेगुलर है। एम्पलीट्यूड में हम देखते हैं कि वीक है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है या बाउंडिंग है। एक बात याद रखिए, ये एमसीक्यूज में आते हैं। +1 का मतलब क्या है? देख 2 जो है ना, 2 आप 2 को ले ले, 2 नॉर्मल है, 2 से बिलो होगी तो वीक होंगे, 2 से अगर अबव है 3 है तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर 4 है बाउंडिंग कितने के मतलब आपको मामूली, उससे भी आपको अंदाजा होता है कि इतनी मतलब बाउंडिंग, जिस तरह बाउंडिंग करते हैं ना, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपको पता हो। ये पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया है कि टेम्पोरल कहाँ पे, कैरोटिड कहाँ पे, ब्रेकियल कहाँ पे, रेडियल कहाँ पे, एपिकल क्या है। देखिए ये एपिकल है ना, जो अभी हमने एपिकल बीट की बात की थी, ठीक है। एपेक्स ऑफ द हार्ट, एंड द एपेक्स ऑफ द हार्ट जब चेक करते हैं, दिस इज द एपिकल, ठीक है। हार्ट की बेस होते हैं और एपेक्स होते हैं ना। पल्स ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। 2 हमारे पास नॉर्मल होंगे, 2 नॉर्मल। अगर 1 है तो और 0 है तो, अगर 3 है तो, अगर 4 है तो, ठीक है। एपेक्स बीट मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पे चेक करते हैं उसको, हाँ, फिफ्थ इंटरकोस्टल पे, ठीक है। वहां पे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको फील होंगे। तो एपेक्स बीट का मतलब क्या है कि पल्पेट एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। पल्पेट विद द फिंगर फेड्स ऑफ द फॉर्म एंड द हैंड्स पल्पेट फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सेस PMI और एपिकल पल्स। PMI अब से पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इट इज नॉर्मली लोकेटेड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस
जस्ट medial 1 सेंटीमीटर टू द मेड क्लेविकल लाइन। Yes, sir. ठीक है, ये मेड क्लेविकल लाइन नहीं है, इससे 1 सेंटीमीटर बिलो, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, जस्ट बिफोर 1 सेंटीमीटर एंड द फेफ इंटरकोस्टल। आप यहाँ से जो है ना गिन सकते हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, नोट द लोकेशंस एंड साइज ऑफ द Impulse. इम्पल्स। ठीक है, हम उसकी लोकेशन और साइज को हम देख मतलब कहाँ पे है। ठीक है, अब हेविंग आर लेफ्ट मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली फील नहीं होती, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर अपने फैन कर रखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऊपर की तरफ आएंगे और रिलैक्सेशन के साथ नीचे की तरफ। तो हैविंग आवर लेफ्ट प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ओवर द एपेक्स बीट, यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल पे हम उसको रख देते हैं। इफ द टिप्स ऑफ द फिंगर इज मूविंग विद द एपेक्स बीट, अगर उसकी मूवमेंट हो रही है, एक होता है बीट मतलब आपको पल्स सेंसेशन होना, उसको हम एपेक्स ठीक है पल्स कहते हैं या बीट्स कहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ मूवमेंट हो रही है तो दिस इज द एपेक्स हैविंग आवर लेफ्ट। लेफ्टिंग अपवर्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल Yes, sir. and going downward during the diastole. This is called having of the apex beat. Yes, sir. This present कब प्रेजेंट होते हैं? जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं या एओर्टिक वॉल की स्टेनोसिस हो जाते हैं या सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन है तो हैविंग और लेफ्ट पॉजिटिव होंगे, सही है, नॉर्मली नहीं होते। ट्रेल क्या है? जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ट्रेल का मतलब यह है कि दिस इज अब क्या है, वाइब्रेटरी सेंसेशन है फील्ड बाय द हैंड, जिससे आप पल्पेट कर रहे हो उस हैंड से। टू पल्पेट द ट्रेल प्लेस बेल of the hands without touching your finger, this is bell of the hands at the कौन से वाल? ट्राइकस्पिड, यानी चारों वाल जितने भी वाल है उसको कवर करें। फिर क्या करना है, आपने फील करना है कि कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहे। दिस इज काज्ड बाय मर्मर। Yes, sir. अगर मर्मर साउंड जिस तरह हम अभी स्कल्टेशन में पढ़ेंगे, जैसे द एब्नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, जब स्टेनोसिस हो जाते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स में तो वहां पे मर्मर साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ट्रेल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ द वॉल स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन। स्टेनोसिस का मतलब क्या है? Yes, sir. Contraction. मतलब नीरविंग होना। और रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? Regurgitation. जी, Backward flow. backward flow. When the atrioventricular wall is not close, Yes. जब कंप्लीटली क्लोज नहीं होते ना, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कुछ प्रेशर के थ्रू कुछ ब्लड वापस जाते हैं, इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन। ये डिजीज में आप लोग पढ़ेंगे, सही है। Yes, sir. देखिए ये तरीका है ट्रेल का, ठीक है, बिल्कुल उसके हार्ट को अपने कवर कर देना है, सही है। कहाँ पे कवर कर देना है? ये एओर्टिक वॉल है, पल्मोनरी वॉल है, ट्राइकस्पिड है, मेट्रल वॉल है और ये एपेक्स बीट है। Yes, sir. यहाँ पे एपेक्स है, यहाँ पे एपेक्स बीट है। क्लियर? Yes, sir. आप एक चीज आप याद रखें, देख ये दोनों वॉल वेंट्रिकल में है ना, Yes, sir. वेंट्रिकल में है Yes. और ये दोनों एट्रियम में है। होना तो यही चाहिए था कि ये जिस तरह हम डायग्राम बनाते हैं ना नॉर्मली, कि यहाँ पे आपके पास एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल होते और यहाँ पे, लेकिन नहीं होते। क्यों? हार्ट जो है ना ये वर्टिकल नहीं है, ऐसा कि वर्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा मतलब हाँ सही है, टेढ़ा है। Yes, sir. सही है। तो इसमें एपेक्स और बेस, ये उसकी क्या है? बेस। बेस क्या है? ऊपर है, एपेक्स क्या है? नीचे। क्लियर? Yes, sir. अलन की बेस का मतलब क्या है? सही है, हाँ, ये आपके साथ रेक्टम में सर या उल्टा है? या उल्टा है। हाँ, एग्जामिनेशन आप ब्लड प्रेशर को किस तरह एग्जामिन करोगे? ब्लड प्रेशर में हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को देखेंगे। जिस तरह हमने कहा कि व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट और जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं दिस सिस्टोलिक, व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स और जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं दिस डायस्टोलिक। सो नॉर्मल हमारे पास 120/80 है। फिर अगर मतलब हमारे पास लार्ज कप हो, अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप हो और ये सारी चीज़ें हमारे पास हो ताकि हम उसको सही मेजर कर सकें। नाउ परकशन को मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्मली
we are not going to percuss the heart. So percussion is of the heart is not commonly done, since the chest X-ray study in a more accurate measure for the heart enlargement. But if you want to do so, then the sound will be changed from the resonance to lungs or the dullness or the heart. See? Now this is the last one. This is the auscultation. Auscultation में हम क्या करते हैं? पहले तो यह है कि मतलब कहाँ पे आप अस्कल्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कहाँ पे कर सकते हो आप? कैरोटिड आर्टरीज पे, ट्राइकस्पिड पे, पल्मोनरी पे और एओर्टिक। सही है? अब जो कैरोटिड आर्टरी है ना, वहां पे हम मोस्टली क्या, कैरोटिड आर्टरी ये है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या अस्कल्ट कर सकते हैं? ब्रूट साउंड। ब्रूट साउंड को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप ब्रूट साउंड कैरोटिड भी कर सकते हैं और अराउंड द अम्बिलिकल, जहाँ पे आपके पास रीनल आर्टरी है, ठीक है, वहां पे भी करते हैं। और क्यों करते हैं ये हमें क्या शो करते हैं कि पेशेंट एज हाइपरटेंसिव है, अगर न्यूरो है वहां पे, और ये ज्यादा रेस्ट पे होते हैं किस चीज के लिए? स्ट्रोक के लिए। हाँ, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड? ठीक है, ये लो पिच साउंड होते हैं, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर लो पिच साउंड है तो डायफ्राम की बजाय हम बेल से उसको चेक करते हैं। जो स्टेथोस्कोप है, आप स्टेथोस्कोप पे लेकर आएंगे, ठीक है? जो स्टेथोस्कोप है उसकी दो साइड है ना, एक को हम डायफ्राम कहते हैं, एक हम बेल कहते हैं। जो ब्रॉड साउंड है वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेल्स, ठीक है? और ये कहते हैं कि आस्क द पेशेंट टू स्टॉप द ब्रीथिंग। क्यों ब्रीथिंग को स्टॉप करें? क्योंकि ये इतने लो पिच होते हैं, बारीक होते हैं, अगर वो ब्रीथिंग लेंगे तो उसकी साउंड आपको ज्यादा सुनाई देंगे और ब्रॉड साउंड फिर आप सही तरीके से नहीं सुन सकोगे। Listen for a blowing or rushing sound, this is a ब्रूट। सही है? और क्यों होते हैं ये ब्रूट साउंड? अपन साइन ऑफ द जो एट्रियल नेवरिंग है और रेस्ट है पर द स्ट्रोक। देखिए ब्रूट साउंड है, देखिए कैरोटिड आर्टरीज है, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर ये सुन रही है, ठीक है? सो दिस इज द auscultation फॉर द ब्रूट साउंड। क्लियर? ये स्लाइड अगर आप मतलब सीख जाओगे ना, तो मतलब हार्ट की लोकेशन और इसकी वॉल की लोकेशन ये बिल्कुल आसान, इसमें कुछ है नहीं। ये एरिया दिया है कि 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है। फॉर एग्जांपल 1 पे आपके पास एओर्टिक एरिया है, 2 पे आपके पास पल्मोनरी एरिया है, 3 पे आपके पास जो एयर पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 पे आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल है और 5 पे आपके पास बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है? ये आपके पास बाइकस्पिड वॉल है, ये आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल है, ये आपके पास पल्मोनरी वॉल है, ये आपके पास एओर्टिक वॉल है और दिस इज द एयर पॉइंट, ठीक है? तो ये अगर आप याद करोगे सो देन इट विल बी इजी। अगर फिर आप फॉर एग्जांपल आप हार्ट 2 को सुनोगे, S2 जो डब साउंड है, तो आप कहाँ पे सुनोगे? हाँ, 1 और 2 पे सुनोगे, ठीक है? तो मतलब ये बेस पे ज्यादा लाउड हो गया, एपेक्स पे, बेस पे ना, ठीक है? अगर आप S1 सुनोगे तो कहाँ पे सुनोगे? 4 and 5 पे। S1 क्यों होते हैं? S1 जब आपके एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होते हैं, जिन्हें आपके ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं S1। तो S1 कहाँ पे है? 4 और 5 में है ना। लेकिन अक्सर हम यहाँ पे S1 सुनते हैं, यहाँ पे S2 सुनते हैं, ठीक है? हालांकि मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास एओर्टिक जो राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल है ना, राइट साइड, आप लोग ECG, आप जो लोग आते हैं क्लिनिकल के लिए वो ECG करते हैं, जिस तरह सनी इसको पता है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड जो सेकंड इंटरको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे कौन से वॉल है? एओर्टिक वॉल है। फिर इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे हम लगा देते हैं पल्मोनिक वॉल है। फिर नीचे हम आते हैं सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? और इसी तरह 6 इस पे हम आ जाते हैं, ठीक है? क्लियर? ये दोबारा मेंशन की है कि आपके पास एओर्टिक वॉल है, पल्मोनरी वॉल है, ठीक है? ये आपके पास कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल है और ये बाइकस्पिड वॉल है। इस एरिया को एपेक्स कहते हैं, इस एरिया को बेस कहते हैं, ठीक है? क्लियर?
Heart sound S1, the most fundamental heart sound, are the first and second sounds, usually abbreviated S1 and S2. S1 is caused by closure of the mitral and wall and tricuspid wall. S1 is normally loudest at the apex of the heart. क्यों? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि S1 कहाँ पे लाउडली होगा? एपेक्स पे ना. आप यहाँ पे जाइए. अब ये एपेक्स है, ठीक है. मैंने कहा कि आप इसको देखोगे ना वहां पे फिर आपको आसानी हो जाएंगी. ये भी एपेक्स है, ठीक है. S2 कहाँ पे होगा? S2 is caused by the closure of the aortic and pulmonary wall. S2 is louder at the base, aortic and pulmonary wall. ठीक है, देखिए बेस है, ठीक है. 1 and 2. तो इससे कितने MCQs बन सकते हैं? एक MCQs ये बन सकते हैं कि S1 कब प्रोड्यूस होगा. तो आपको पता हो कि जब एट्रोवेंट्रिकुलर एंड ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं S1. दूसरा इससे MCQs प्रोड्यूस होगा कि मतलब कौन से एरिया में ये सबसे ज्यादा लाउडली होगा. एपेक्स पे होगा, ठीक है. एपेक्स, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे ये ज्यादा हाई होगा. तो फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है. इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि S2 ये कब प्रोड्यूस होता है? हाँ, ये आर्टिक और पल्मोनरी वाल जब क्लोज हो जाते हैं, ठीक है. कहाँ पे ये लाउड होगा? आसानी से सुनाई देगा बेस पे, सेकंड इंटरकोस्टल पे आप कह सकते हो उसको, ठीक है. बेगा पल क्यों दृष्टिया में. अच्छा, इसके अलावा और भी साउंड है S3, S4, ठीक है. S3 को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर गैलप, ठीक है. और S2 को हम क्या, S4 को हम क्या कहेंगे? एक और नाम भी है, एट्रियल गैलप. S3 को वेंट्रिकुलर गैलप और S4 को एट्रियल गैलप. S3 जो है, एक बच्चों में अक्सर S3 हम नॉर्मल लेते हैं, एक बात याद रखिए, ठीक है. तो द थर्ड हार्ट साउंड्स आर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, एपिकल एरिया पे हमें जो है सुनाई देते हैं. आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलप भी उसको. तो ये MCQs में आ सकते हैं कि S3 को हम और क्या कह सकते हैं? वेंट्रिकुलर गैलप. नॉर्मल इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ये भी MCQs में आ सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको पहले बता दिया कि बच्चों में हम S3 को नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है. अर्ली डायस्टोल साउंड है ये, इससे बहुत ज्यादा MCQs बन सकता है. ये क्या है? अर्ली डायस्टोल, मतलब डायस्टोल से बिल्कुल बिफोर, ठीक है. तो आप कहां पे सुनोगे? कब? अर्ली डायस्टोल. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर. वेंट्रिकल जो है बिल्कुल एकदम से फिल होते हैं. जब एकदम से फिल होते हैं रश टाइप का, तो एक साउंड प्रोड्यूस होंगे ना, उस साउंड को कहते हैं S3. Vibration caused by the blood forcefully hitting the ventricle walls. Sound like a Kentucky. देखिए Kentucky, ठीक है. इस टाइप के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सही है. ये साउंड के वो है. S4 क्या है? Also called the atrial gallop. Occur when the atria contract. वो कब था? वेंट्रिकल. और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एट्रियम, तो उस टाइम होता है. वो वेंट्रिकल था तो इसलिए वेंट्रिकल गैलप कहते हैं. ये एट्रियम की वजह से एट्रियल गैलप कहते हैं. caused by vibration when the blood flow rapidly into the ventricle. Ventricle has low compliance, loudest at apical area दोनों, and sound like a 10 10 टाइप वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो ये MCQs में आ सकते हैं कि 10 साउंड जो है दिस इज प्रोड्यूस जस्ट लाइक साउंड ऑफ S3 और S4. और Kentucky, दिस इज अ S3 साउंड. अच्छा, मरमर है. मरमर साउंड जो है ना, ये हम ट्रेल और मरमर जब स्टेनोसिस हो जाते हैं ना आपके वॉल्स में, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स,
तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हॉर्न्स को भी नेरो करोगे तो उससे भी एक साउंड प्रोड्यूस होंगे ना। Yes, sir. तो ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं? जब न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह जब वाल्व न्यूरॉन्स होते हैं उससे ब्लड गुजरते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की तरह, उसको हम कहते हैं मरमर। मरमर ये हमेशा एबनॉर्मल साउंड होंगे। मरमर हमेशा चाहे यंग में हो, चाइल्ड में हो, बड़ों में हो, लेकिन इट विल बी कंसिडर एबनॉर्मल साउंड। मरमर और एबनॉर्मल है हार्ट साउंड्स दैट हियर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप के थ्रू हम उसको सुनते हैं। द साउंड मोस्ट कॉमनली कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द ब्लड अक्रॉस द वॉल बिटवीन द कार्डिक चैम्बर। मतलब कार्डिक चैम्बर के दरमियान कौन सी वॉल है? ट्राइकस्पिड वॉल और बाइस्पिड वॉल। मरमर इज बिलोंग दैट ऑकर विद द turbulent blood flow in the heart of a great vessel. What is going on? से चल रहा लगा। इसके अलावा ये भी कुछ एक्स्ट्रा हार्ट साउंड है, ये हम इतने मतलब कॉमनली नहीं सुनती और ना हम इतने एक्सपर्ट है इसमें कि हम उसको सुन लें, लेकिन these are also एक्स्ट्रा साउंड है। एक का नाम है ejection clack। ejection clack here just after the first heart sound। देख जैसे S1 कंप्लीट हो जाते हैं ना, Yes, sir. S1 के साथ जैसे लब के साथ बिल्कुल मतलब उसके साथ अटैच एक और साउंड आपको सुनाई देंगे, उसको कहते हैं ejection clack। ठीक है, बट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है ये, heard widely throughout the pericardium, produced by the opening of the डिजीज स्टेनोसिस की वजह से होते हैं या एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स की जो स्टेनोसिस है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, इंडिकेट स्टेनोसिस ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो इजेक्शन क्लैक्स हैं वो बिफोर द फर्स्ट साउंड है या आफ्टर द फर्स्ट साउंड है। तो S1 जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बिल्कुल उसके साथ एक एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओपनिंग स्नैप जो है जैसे S2 शुरू होता है ना तो इससे पहले एक साउंड फिर S2, तो उसको हम कहते हैं स्नैप। ठीक है, ओपनिंग स्नैप एबनॉर्मल अर्ली डायग्नोस्टिक है, इसकी क्वालिटी अगर देखें शॉर्प क्वालिटी है, अर्ली देन S2 Yes, sir. हियर थ्रू आउट द जो है पेरिकार्डियम। और ये स्टेनोसिस जो कौन से स्टेनोसिस? एट्रोवेंट्रिकुलर स्टेनोसिस की वजह से। आप मुझे बता दें इजेक्शन क्लैक का मतलब क्या है? Ejection clack. Just guys, जब आपके पास एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस हो जाते हैं और जैसे आप फास्ट S1 साउंड सुनते हैं तो S1 साउंड के बाद अचानक से मतलब इसके इमीडिएटली एक और साउंड सुनाई देते हैं जिसको कहते हैं इजेक्शन क्लैक। और इजेक्शन क्लैक ये आपको इंडिकेट करते हैं कि मतलब यहाँ पे एओर्टिक या पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग स्नैप जो है ये उसके अलग जो दो वाल्व्स है मतलब ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल की स्टेनोसिस को इंडिकेट करते हैं। और जैसे S2 साउंड सुनो होते हैं ना तो बिफोर जस्ट बिफोर S2 साउंड, पहले वो साउंड फिर S2 साउंड शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपनिंग स्नैप। अच्छा, एक और साउंड है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब। एक फ्रैक्शन रब पेरिकार्डियम की लेयर्स है ना, yes, sir. हमने अभी बात की एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? फ्रैक्शन में आ जाते हैं, रब हो जाते हैं। तो उससे जो साउंड प्रोड्यूसर है उसके कहते हैं पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब्स। ठीक है, दो चीजों को एक दूसरे के साथ रगड़ने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है जस्ट लाइक दैट साउंड। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डिक सेक हो जाते हैं विद द क्या है parietal and the visceral surface of the pericardium rub against each other, दोनों एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं। This sound is high pitch sound होते हैं, best here with the diaphragm, it's resemble sound of the squeaky leather। हाँ, क्या मतलब है इसका? Kami capricci ayaw kisang lakapra. देख दो चीजें जब एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं, जिस तरह आप उसके एग्जांपल दे रहे हैं ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि दूर से वो कश करते हैं। अच्छा, जीवीपी को हम मेजर करते हैं। नॉर्मल हमारे पास कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल हमारे पास होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर तक। इसको हम किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल बिलाल आप यहाँ पे आए, आपने पेशेंट को
देख ट्रेल की हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की, ठीक है। हमने बात की कौन कौन से कि कैरोटिड जो है मतलब ब्रॉड साउंड की हमने बात की। तो दिस इज अ डायफ्राम एंड दिस इज अ बेल। तो बेल के थ्रू आपने क्या चेक करना है, कैरोटिड आर्टरी पे, ठीक है। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में और उसकी हेड थोड़ा सा एलिवेट करना है। आपने उसकी जो कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पे सुनने हैं, लेकिन पेशेंट को आपने कहने के आपने ब्रीथिंग को स्टॉप करने हैं, ठीक है। एक हमारे पास था एपेक्स बेट। एपेक्स बेट मैंने कहा था कि जो पेप्ट इंटरकोस्टर है, आपने इसको पेप्ट इंटरकोस्टर पे लेकर जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने फील करना है और यहाँ पे हम एपेक्स बीट या हैविंग और लेफ्ट भी फील करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ मेरी जो फिंगर है वो अपवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, मूविंग अपवर्ड, सो दिस इज और जब वो डायस्टोल करते हैं तो ये हमारे ऊपर नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज एपेक्स बीट और द हैविंग और लेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज की बात की थी, ट्रेल। ट्रेल हमारी वाइब्रेटरी मोमेंट, मतलब जो अगर वाल्स में स्टेनोसिस है उसको करते हैं। हमने कहा था कि अपने अपने जो हैंड है इस तरह रखने हैं कि उसकी जो जो मतलब उसके वाल्स है वो कवर हो जाए उससे, ठीक है। और आपने फील करना है कि कोई वाइब्रेशन तो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जुगुलर वेन प्रेशर। जुगुलर वेन प्रेशर सबसे पहले अपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटे रहने हैं, हम स्केल में करेंगे। इसके बाद आपने उसकी जो हेड है 30 से लेकर 45 डिग्री तक आप उसको एलिवेट करना है। आपके पास दो स्केल हो, कितने, दो। सबसे पहले आपने दूर से देखने हैं, लेकिन मोस्टली जो है राइट साइड इज बेटर देन लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, दूर से उसको देखना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको दूर से देखने हैं। यहाँ पे आपने क्या देखने हैं, पल्सेशन। पल्सेशन ये है ना कि दूर से आपको जो है आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे पल्सेशन है, तो आपने उस एरिया को सबसे पहले देना कि पल्सेशन कहाँ पे है। आपके पास दो स्केल हो, एक स्केल जहाँ पे पल्सेशन है उससे आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आओगे, क्या, हॉरिजॉन्टल। और एक स्केल जहाँ पे आपके पास ये एंकर ऑफ द स्टर्नम है, वहां पे आपने क्या करना है, वर्टिकल, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल आएंगे और एक वर्टिकल, दोनों को आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है। फिर आपने देखना है कि कितने सेंटीमीटर ये है, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तक तो है, नॉर्मल है। अगर 4 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है तो दिस मीन दिस इज इंक्रीज है, तो मतलब कि राइट साइड हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, आप बैठ सकते हो। अब देख पोजीशन द पेशेंट, सुपाइन पोजीशन देना है, हेड ऑफ द टेबल जो एलिवेट करना है 30 to 45 डिग्री तक। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपके पास ऐसी लाइटिंग हो जो मतलब आप उसको करेक्टली विजिबल कर सकते हो। ऑब्जर्व फॉर द वेनस पल्सेशन को सबसे पहले अपने ऑब्जर्व करें कहाँ पे वेनस पल्सेशन है। फिर वेनस पल्सेशन के बाद आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पल्सेशन, जो हाई पॉइंट है, जो देख अगर यहाँ पे पल्सेशन करने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द पॉइंट, यहां से अपने हॉरिजॉन्टली आना है, ठीक है। और मेजर वर्टिकली फ्रॉम द स्टर्नम एंकर से वर्टिकली आना है। दोनों को आपने एक दूसरे के साथ अटैच करना है। फिर आपने मेजर करना है। द मेजरमेंट शुड बी लेस देन 4 सेंटीमीटर इन द नॉर्मल हेल्थी एडल्ट। अगर 4 सेंटीमीटर तक है तो इट्स मीन नॉर्मल हेल्थी एडल्ट। ये देख, ये जुगुलर वेनस प्रेशर है, ठीक है। ये देख, ये पल्सेशन है, इसको उसने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेकर आया है, और ये देखिए उसने वर्टिकल रखा है, ठीक है। दोनों को उसने अटैच किया है और फिर देखना है कि मतलब कहाँ पे है, सही है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन एंड में आपने फिर डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, जितने भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आपने फाइंड आउट की है तो आपने उसको डॉक्यूमेंट करने हैं। फॉर एग्जांपल नो विजिबल पल्सेशन है ऑन द मतलब इंटीरियर चेस्ट, पीएमआई पल्पेट एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड पे जस्ट मेडियल 1 सेंटीमीटर टू द मिड क्लेविकल लाइन। हार्ट अस्कल्टेशन रेट जो है 68 बीट पर मिनट से। रेगुलर रिदम है S1 एंड S2 दोनों आइडेंटिफाइड। नो एक्स्ट्रा हार्ट साउंड या मरमर और रेप्स जो है उसका आइडेंटिफाई नहीं किया है।